Very good morning, students. Today we'll be dealing with the topic of sued by the indigent person. The provision has been provided under Order 33. Now let's begin with the topic. Before going further in this particular topic, let us first understand what do we mean by the term indigent person. Students, indigent person means a person who is poor or who is penniless, जो बहुत ही गरीब है और जिसके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, या फिर इंडिजेंट पर्सन वो पर्टिकुलर पर्सन होता है who does not possess of the sufficient means, जिसके पास में sufficient means नहीं है पे करने के लिए कोर्ट फी या पे करने के लिए फीस फॉर द प्लेंट इन सच सूट, या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन जो कि प्रिस्क्राइब किया हुआ फीस नहीं पे कर सकता है, या फिर मानो फीस ही प्रिस्क्राइब्ड नहीं है बट फिर भी इस पर्टिकुलर पर्सन के पास में 1000 रुपए से लेस की प्रॉपर्टी है, then in that situation we would consider this particular person to be an indigent person. Next, before deciding the indigency of a particular person, it is very important for us to understand which property would be included or which property would be excluded while deciding the indigency of a particular person. तो ये जो बेसिकली नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है इनको एक्सक्लूड करने के बाद में हमको देखना है कि पर्टिकुलर पर्सन के पास में कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें वेरिंग अपैरल नहीं होंगे, कुकिंग वेसल्स नहीं होंगे, बेड एंड बेडिंग्स जो हैं ये एग्जम्प्टेड हैं, पर्सनल ऑर्नामेंट्स एग्जम्प्टेड हैं, टूल्स ऑफ आर्टिशन एग्जम्प्टेड हैं, implements of husbandry, cattle, seed, grains and agriculture produce of an agriculturist, house and buildings of the agriculturist, books of accounts, right to sue for damages and right of personal service, stipends, gratuities and political pensions, wages of the laborers and domestic servants, salary, deposits in provident fund, public provident fund, life insurance, allowances declared to be non-attachable, then movable property exempt from the sale for recovery of area of the land revenue, then others expectancy of a succession by survivorship, right to future maintenance, any allowance which is declared by any Indian law to be exempt from the liability to attachment or sale in execution of a decree. So all these properties are exempted. All these properties are exempted from the attachment. तो ऐसे वक्त में ये properties जो है हम बोलेंगे कि इसको exclude कर दिया जाएगा when we will decide the indigency of a particular person. Now प्रोसीजर क्या होता है इंडिजेंट पर्सन करके सूट अगर फाइल करना है तो लेट अस सी व्हाट इज द प्रोसीजर। अब जो एप्लीकेशन है बेसिकली एज इंडिजेंट पर्सन करके हमको परमिशन चाहिए टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, वो एप्लीकेशन एप्लीकेंट के द्वारा प्रेफर किया जाएगा। एप्लीकेशन कोर्ट में आ जाने के बाद में उसमें चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद में रिपोर्ट तैयार करेगा। अब जो भी रिपोर्ट वो कोर्ट में सबमिट करेगा कोर्ट डिसाइड करेगा इधर अडॉप्ट करना है वो रिपोर्ट या फिर नहीं करना है, या फिर कोर्ट चाहे तो इसमें खुद की अपनी ओन फाइंडिंग्स या इंक्वायरी भी कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट सबमिशन किया जाएगा कोर्ट में। अब कोर्ट में जो एप्लीकेशन बेसिकली फाइल किया गया है उसमें 3 कंटेंट्स होना जरूरी है। सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे उसमें प्लेंट के सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए, शेड्यूल ऑफ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, साथ ही साथ उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है प्रेजेंट में वो भी चीज हमको देना पड़ेगा हमारे एप्लीकेशन में। नेक्स्ट इज उसमें सिग्नेचर और वेरिफिकेशन होनी चाहिए। नाउ प्रोसीजर क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन बनके रेडी है, हमने एप्लीकेशन प्रेजेंट किया या तो हमने खुद ने किया या हमारे ऑथराइज एजेंट हमारा एप्लीकेशन प्रेजेंट करेंगे। अब हमारे द्वारा फाइल किए गए एप्लीकेशन को कोर्ट एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करते वक्त में मेरिट्स ऑफ क्लेम को देखेगा और हमारी प्रॉपर्टी का जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है उसको वेरीफाई करेगा। आफ्टर वेरिफिकेशन एंड आफ्टर एग्जामिनेशन कोर्ट इधर हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा या फिर एडमिशन लेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए रिजेक्ट किया तो कौन कौन से ग्राउंड के ऊपर हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हमारा एप्लीकेशन जो है इज नॉट प्रॉपर्ली फ्रेम्ड और इज नॉट प्रेजेंटेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। दूसरा, कोर्ट फाउंड दैट वी आर नॉट एन इंडिजेंट पर्सन। तीसरा, देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन मेंशन्ड इन इट।
चौथा, एप्लीकेंट हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रपोज्ड सूट विद अनदर पर्सन एंड वेयरइन द अनदर पर्सन हैज ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट। कहने का मतलब है एप्लीकेंट जो है उसने कोई एक एग्रीमेंट कर लिया है किसी पर्सन के साथ में हमारे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट से रिलेटेड, और इसी एग्रीमेंट के तहत अनदर पर्सन, कोई तीसरे पर्सन ने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मिलने वाली डिग्री के ऊपर इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लिया है। या फिर अगर हमारा जो सूट है वो टाइम बार्ड है, या फिर कोई भी अदर पर्सन हमारे साथ में एग्रीमेंट में इंटर होता है इस लिटिगेशन को फाइनेंस करने के लिए, तो ये सारे ग्राउंड्स के ऊपर देखा जाए तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन जो हम फाइल करने वाले हैं या हमने फाइल किया है एज एन इंडिजेंट पर्सन करके, इस एप्लीकेशन के फाइल करने के 2 महीना पहले ही हमने फ्रॉडुलेंटली हमारी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, और कोर्ट को ये पता चलता है कि मानो अगर हमने प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया रहता और यदि ये प्रॉपर्टी हमारे पास में होती तो हमें एज एन इंडिजेंट पर्सन करके डिक्लेयर नहीं किया जाता, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू ही उतनी होती। देन इन दैट केस, बिकॉज हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, इंडिजेंट पर्सन के लिए जो स्टैंडर्ड तय किया गया है उससे हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, और अगर ये प्रॉपर्टी हमने 2 महीना पहले ही बेची है तो आज 2 महीने बाद में हमको एज एन इंडिजेंट पर्सन करके डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, अगर प्रॉपर्टी बेचने का इंटेंट जो है वो कैसा है, फ्रॉडलेंट है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कोई रीजन नहीं है एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के लिए, तो कोर्ट जो है वो एक डेट फिक्स करेगा, और जो डेट फिक्स की गई है उसमें कोर्ट एविडेंस लेगा प्रूफ या फिर डिसप्रूफ करने के लिए ऑफ द इंडिजेंसी ऑफ द एप्लीकेंट। जो भी डे फिक्स किया जाएगा वो डे में हियरिंग होगी, और कोर्ट एग्जामिन करेगा विटनेसेस को, एप्लीकेंट को और उसके एजेंट को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्जामिनेशन डिसाइड करेगा कि इधर अलाउ करना है या रिजेक्ट करना है एप्लीकेशन को टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन। नाउ अगर मान लीजिए एप्लीकेशन एडमिट हो गया, तो व्हाट वुड बी द प्रोसीजर। एक बार एप्लीकेशन एडमिट हो जाने के बाद में उसको एक नंबर पड़ेगा, उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा, हमारे एप्लीकेशन को एज अ प्लेंट करके डीम किया जाएगा, हमको कोई भी कोर्ट फी भरने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस फी भरने की जरूरत नहीं है, हमको प्लीडर को अपॉइंट करने के लिए फीस भरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कोर्ट हमारे लिए प्लीडर अपॉइंट करेगा, और डिफेंडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है हमारे अगेंस्ट में फॉर विड्रॉल ऑफ द परमिशन ग्रांटेड टू अस, यानी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ, so that we should not be continued as an indigent person. इसके अलावा कॉस्ट, या फिर जब इंडिजेंट पर्सन मान लीजिए मैटर जीत जाता है तो कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, अमाउंट ऑफ कोर्ट भी कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि बेसिकली प्लेंटिफ को पे करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा मानो ऑर्डिनरी प्लेंटिफ को पे करना पड़ता है, और यहाँ माना जाएगा कि उसको जैसे परमिट ही नहीं किया गया है स्यू करने के लिए एज एन इंडिजेंट पर्सन। अगर इंडिजेंट पर्सन फेल हो जाता है यानी हार जाता है, या फिर उसको जो परमिशन है वो उसकी विड्रॉ कर ली गई है, या फिर उसका सूट जो है उसने विड्रॉ कर लिया, या फिर उसका सूट डिसमिस कर दिया गया है, या फिर इंडिजेंट पर्सन फेल हो गया है प्रेजेंट करने के लिए कॉपीज ऑफ द प्लेंट टू द डिफेंडेंट, या फिर इससे किसी रीजन की वजह से सूट जो है डिसमिस कर दिया गया है, या फिर नॉन अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ इन द सूट, और इस नॉन अपीयरेंस की वजह से प्लेंटिफ का सूट जो है डिसमिस कर दिया गया है, देन इन दैट केस कोर्ट जो है ऑर्डर करेगा प्लेंटिफ को यानी एप्लीकेंट को टू पे द कोर्ट फी। एंड अगर मान लीजिए सूट कम्स टू एन एंड फॉर द रीजन डिसीज हो गया है प्लेंटिफ, यानी उसकी डेथ हो गई है, तो अमाउंट ऑफ कोर्ट फी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसीज्ड प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी में से रिकवर कर लिया जाएगा। अब ये जो कोर्ट फी है इसको रिकवर करने का तरीका क्या होता है, तो कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ द कॉस्ट है या पेमेंट ऑफ द कोर्ट फी है या डिक्री जो भी पास हुई है इंडिजेंट पर्सन के अगेंस्ट में, वो इमीडिएटली कलेक्टर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। कलेक्टर जो है ये इंडिजेंट पर्सन या फिर उसकी प्रॉपर्टी जो भी लायबल फॉर द पेमेंट है उसमें से वो पर्टिकुलर कोर्ट फी, कॉस्ट एंड डिक्रीटल अमाउंट जो है वो रिकवर करेगा। अगर एक बार मान लीजिए कोर्ट ने परमिशन टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन रिजेक्ट कर दिया, तो दोबारा ये पर्टिकुलर पर्सन उसी प्रकार का सेम एप्लीकेशन टू डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी एन इंडिजेंट पर्सन मूव नहीं कर सकता है। वंस इट हैज बीन रिजेक्टेड इट वुड एक्ट एज अ बार फॉर द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फॉर द सेम। एंड एक बार कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो क्या करेगा, कोर्ट जो है एक टाइम ग्रांट करेगा, फिक्स टाइम, और पर्सन को बोलेगा एप्लीकेंट को यानी प्लेंटिफ को टू पे द कोर्ट फी, एंड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द कोर्ट फी ऐसा माना जाएगा कि सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया है उस डेट को जिस डेट को एप्लीकेशन प्रिफर किया गया था फॉर
परमिटिंग टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन। तो डिफेंडेंट जो है जिस तरीके से ऑर्डिनरी सूट में आंसर करते वक्त में परमिसिबल होता है कि वो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम अगर उसके पास में कुछ है राइट अवेलेबल तो वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में वो प्लीड कर सकता है। उसी प्रकार से जब कोई पर्सन एज एन इंडिजेंट पर्सन करके सूट फाइल करता है तो जो कोई भी डिफेंडेंट है उस मैटर में उसको भी परमिट किया जाएगा कि वो प्लीड करना चाहे तो कर सकता है सेट ऑफ या फिर काउंटर क्लेम अगेंस्ट द इंडिजेंट पर्सन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम अदर तरीके की सर्विसेज टू द इंडिजेंट पर्सन, और अगर मान लीजिए प्रोवाइड करना है प्री लीगल सर्विसेज टू द इंडिजेंट पर्सन तो उससे रिलेटेड रूल्स बनाने का जो पावर है वो हाईकोर्ट को होता है एंड अकॉर्डिंगली हाईकोर्ट टाइम टू टाइम इस कंसर्न में रूल्स बनाता है। So, students, thank you very much for attending this session. I hope you have understood the concept. Here we have completed suit power against the indigent person. Thank you very much. Thank you.